मीता वैसे तो एक साधारण नाम है, लेकिन जिस मीता की मैं बात कर रही हूँ वो असाधारण है। उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनकी पहचान है, जो 20 सालों की कॉरपोरेट नौकरी छोड़कर समाज सेवा में आई, अपने देश अपने शहर के लोगों की मदद करने। हरित स्वच्छ भोपाल, प्लास्टिक मुक्त शहर या हो महिला स्वावलंबन की बात, कभी कोविड योद्धा बनकर भोजन या कंबल बांटना हो, कभी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चलाना हो, मीता जी सबसे पहले पहुंची। आइए मिलते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी मीता जी से, जो लगभग सभी समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, हाइजीन, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे गंभीर विषयों पर काम कर रही हैं और समाज को जागरूक कर रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका रूबरू जिंदगी विद राजकुमारी में। आज हमारे साथ हैं भोपाल की एक जानी मानी शख्सियत मीता वाधवा जी। मीता जी का नाम भोपाल में कोई नया नहीं है। हर इंसान जो सोशल सर्विस में काम करता है या किसी न किसी तरह सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, वो मीता जी को जानता है। तो हम स्वागत करते हैं मीता जी का। स्वागत है मीता जी रूबरू जिंदगी में आपका। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आके? बहुत दिनों से मैं आपके इस प्रोग्राम को देख रही थी और मुझे लग रहा था कि आप बहुत चुपचाप से और बहुत अच्छा सा एक काम कर रहे हैं और इतने सुंदर तरीके से आप उस चीज़ को कैप्चर करते हैं कि वाकई मुझे लगा कि अगर आपने मुझे इनवाइट किया है तो इट्स एन ऑनर टू मी। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं ये जो साड़ी मैं पहनी हूँ अभी, तो कल मैं डिंडोरी में थी। वी डिड अ बिग वॉकथॉन। विकास मिश्रा जी सर अभी कलेक्टर हैं डिंडोरी के। अच्छा। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा कि मीता जी मुझे वॉकथॉन करना है विद अ मीनिंग। मैंने उसके आगे कुछ नहीं पूछा, मैं चली गई। एंड द मीनिंग वाज वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड डोमेस्टिक वायलेंस। सो 500 से ज़्यादा महिलाएं थी। ये पूरा वॉक हुआ और इस वॉक की सबसे ज़्यादा ब्यूटी ये थी कि शुरू से लेके आखिरी तक महिलाएं वॉक कर रही थी। हर मोड़ पे देवर द हस्बैंड्स और द मेल्स का जत्था था, वो सब उनका फूलों से स्वागत कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी बदल गई है, आप हमने उसको बदला है। ये एक्चुअली गॉन्ड आर्ट की साड़ी है। तो अभी तक इंडिया में गुजरात में एक वॉकथॉन हुआ है, बॉम्बे में एक सेकेंड हुआ है एंड थर्ड डिंडोरी में। तो उसमें सर का ये कहना था कि गॉन्ड जो है वो हमारे पूर्वज हैं, तो उनको रखते हुए हम सामने नज़र रख वो करते हुए हम अपने महिलाओं को अगर हम प्रमोट करें कि वो जो गॉन्ड आर्ट करती हैं उसकी बनी हुई साड़ी। सो वी हैड 2 लवली मॉडल्स हु डिड द लॉन्चिंग। बहुत सारी महिलाएं जो इस तरह का काम करती हैं, उनको हम जानते भी नहीं। एग्जैक्टली। और उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको बाहर लेकर आना, और फिर शायद उनके लिए भी एक वो मल्टीप्लाई हो पाएगा, उनकी आर्ट मल्टीप्लाई होगी, उनके लिए ऑफ कोर्स मॉनिटरी भी उनको बेनिफिट होगा, उसका कमर्शलाइजेशन होगा बेहतर तरीके से। आप कॉरपोरेट में काम करने के बाद आपने सोशल सर्विस को अपना एक मुख्य काम बनाया। क्या इसके पीछे कोई आपके बचपन की बातें हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसकी नींव हमारे बचपन में डल जाती है। बहुत सही बात बोली और बड़ा इमोशनल सा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे। और नींव तो नहीं बोलूँगी मैं, उसके भी अंदर जाऊँगी, मेरे डीएनए में है शायद। क्योंकि पापा जो है मेरे, हम लोग हबीबगंज में रहते थे। पापा वॉज इन BHL और वहाँ कस्तूरबा हॉस्पिटल पास हुआ करता था। तो पापा ने अपने यहाँ पे एक ना रूल बना के रखा था कि जो भी एडमिट होगा BHL टाउनशिप से, और हमारे अगर वो पहचान के हैं नहीं हैं, सुबह की चाय हमारे यहाँ से चली जाए और जो पेशेंट है वो मेडिसिन खा सके 2 बिस्किट के साथ। तो मेरी शुरुआत एक्चुअली सोशल वर्क की वहीं से हुई और मैंने रियलाइज़ करा। और पापा मुझे खुद कहते थे कि बेटा स्कूल जाने के पहले आप फलाने बेड नंबर पे जाके आप चाय। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड एक्चुअली। तब तो हमें पता भी नहीं था कि इसे सोशल वर्क कहते हैं। हमें लगता था कि एक्सटेंडेड परिवार है, और क्योंकि हम टाउनशिप में रहते हैं, BHL टाउनशिप में, और हम सब एक बहुत बहुत अपनापन सा था उस पूरे टाउनशिप में, परिवार की तरह काम करते थे। We do miss these things today. Absolutely. तो आपके मन में वो एक बात जम गई, और शायद जब आपको इस तरह से सेवा करने का मौका मिला तो आपने सबसे पहले वही काम चुना। हाँ, और सबसे पहले एज एन सोशल वर्क करने का जो मौका मिला वो था गैस ट्रेजेडी।
मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ये मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो मैंने कभी शायद शेयर नहीं करी हूँ। गैस ट्रेजेडी जब हुई थी तो मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, और हमारे कस्तूरबा हॉस्पिटल में पेशेंट्स आए थे। हमें पता नहीं था क्या हुआ है, हमें बस इतना पता था कि कुछ गैस निकली और हमें वहाँ जाना है। तो हम लोग, छोटा सा एक सर्कल था हमारे फ्रेंड्स का, हमने फटाफट वो 2-3 लोग मिले और हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए, कस्तूरबा हॉस्पिटल। तो हमें वहाँ पे सब लोगों ने टॉवल दिया और कहा कि सिर्फ पानी से निकालो और सबके चेहरे को आप लोग बेटा पोंछना शुरू करो। तो हमने वही किया, और कुछ आई ड्रॉप्स थे जो वहाँ पे वॉलंटियर्स दे रहे थे। तो वहाँ से पहली बार जो मुझे मेरा पहला सोशल वर्क याद है वो हुआ। और उसी के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, ये सोशल वर्क कितनी अलग चीज़ है, तो मैं क्योंकि कार्मल से पढ़ी हुई हूँ और मेरे आजू बाजू में हमेशा सिस्टर्स और नन्स रहते थे, तो मैंने इनके वीकली क्लासेस ज्वाइन करना शुरू करा। सोचा कि नन बन जाऊंगी तो सोशल वर्क करूंगी। मम्मी को पता चला 2-3 महीने में कि ये संडे को न्यू टेस्टामेंट क्लासेस ज्वाइन करने जाती है। वो पिटाई हुई हमारी कि रिलीजियन बदलने किसने बोला है, पापा ने रिलीजियन बदल दिया क्या? पर वो कहीं ना कहीं एनग्रेव हो गया अंदर कि हाँ बस अब ये करना है। फाइन। सो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ आपने कुछ मास्टर इन सोशल वर्क और समथिंग ऐसा कुछ कोर्स भी किया? नहीं, करने नहीं दिया गया हमें, क्योंकि हम उस एरा को बिलोंग करते हैं जहाँ पे लड़कियों को जो है शहर में रह के पढ़ना है जब तक शादी नहीं हो जाती है। तो पापा ने हमेशा एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और पापा का ये था कि एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। तो हमने कॉलेज ज्वाइन करा और एनसीसी ज्वाइन कर ली, फिर एक उम्मीद के साथ। सो दिस वे वी कैन से कि अगर सोशल वर्क करना है या समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं मुझे लगता है। मॉरल वैल्यूज़ से ज़्यादा आपकी अपनी अंदर की एक इच्छा होती है। जब तक वो जुनून तक नहीं जाए तब तक आप आगे बढ़ के कर नहीं पाते हैं। राइट। सो फिर आपने जब क्वालिफिकेशन अपना कंप्लीट किया, जॉब किया, तो कितने समय तक आप जॉब करते रहे और उसमें कुछ अनुभव आपके हों तो आप मुझे शेयर करें। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस वहाँ पे ज़रूर ये रहा कि जब मैंने अल्कटेल ज्वाइन किया यहाँ से जाके दिल्ली में, सो देयर वाज अ टीम क्रिएटेड बाय एचआर व्हिच इज़ लाइक लिव लाइफ। तो हमारा काम ही होता था कि पेरेंट्स को और न्यू जॉइनीज़ को बुला के, और हम कोई भी मार्जिनल फैमिली जो कुछ मतलब ऐसे बनाता है सामान, उनको बुला के और उनके एग्जीबिशंस लगाए। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो कि ऐसा भी होता है। सो पुट अप सम एग्जीबिशंस। हाँ, तो हम लोगों ने पहला दिवाली एग्जीबिशन मैंने लगाया था, मुझे अभी भी याद है। जो हमारी आईपीएस ऑफिसर है किरण मैडम, उनका एनजीओ था गुड़गांव में। उनकी महिलाएं बहुत सुंदर सामान बनाती थी, तो हमने उनके साथ शुरू किया सबसे पहला। एंड विद दैट सक्सेस फिर मैंने देखा कि हाँ लाइवलीहुड पे कैसे काम किया जा सकता है। तो थ्रू आउट कॉर्पोरेट में मैं हमेशा सीएसआर टीम के साथ काम करती थी। फिर मैं गूंज के साथ एसोसिएट हुई। That is also NGO? Goonj is a big name and that's an NGO and Goonj is जब बहुत पहले हम जब जॉब करते थे गुड़गांव में, तो वहाँ पे जब फ्लड आया था चेन्नई में, उस वक्त गूंज ने बहुत बड़ा काम किया था। तो हम लोग यहाँ से कपड़े ट्रक्स में उठा के सेग्रीगेट करके और भेजते थे। जब मैं गुड़गांव में थी तो मैं अपने जो द्वारका में मैं जहाँ रहती थी उस एरिया को मैं टेक केयर करती थी। तो कपड़े क्या होता है कि जब हम लोगों तक जाते हैं, ये मैं सबके लिए ये टॉपिक निकला है तो मैं बोलना चाहूँगी, जब भी हम किसी के लिए कोई भी सामान निकालें और दें तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसा ही कुछ दें जो आप यूज़ करते करते परेशान हो गए हैं, लेकिन वो सामान फटा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है। तो मैंने उस वक़्त जब सेग्रीगेट करते थे हम लोग नहा लेते थे, फिर भी हमारे अंदर से वो स्मेल नहीं जाती थी जो कपड़ों की हालत होती थी। तो हम लोगों ने फिर गूंज को जो टीम है चेन्नई में उनसे बात करी, फिर उन्होंने एक वेयर हाउस लिया, फिर उन सबको जितने ऐसे कपड़े हैं उनको भी वहाँ भेजा गया और उसके सैनिटरी पैड्स बनाए। सो गूंज इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इन मैले कपड़ों को साफ करके सैनिटरी पैड बना के
डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे आपने महिलाओं को रोजगार के बारे में बात की, तो उनको स्वरोजगार को लेकर आपने भोपाल में किस तरह से इसको शुरुआत किया, किस तरह से महिलाओं को इकट्ठा किया और अलग अलग उनके लिए दीदी कैफ़े या राग भोपाली के लिए उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म दिया, उसके बारे में कुछ बताइए। जज्बा है सोशल वर्क, आपके रास्ते निकलते चले जाते हैं। एक्चुअली राग भोपाली के बारे में ये बोलूँगी कि हम कोरोना क्राइसिस टीम की मैं मेंबर थी, स्पर्श और हम लोग सब साथ में ही थे उस वक्त। तो विकास मिश्रा जी जो उस वक्त एडिशनल कलेक्टर थे और सीईओ जिला पंचायत थे, ही वाज हेडिंग द कोरोना क्राइसिस टीम। ओके। तो उनको पता चला ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि राग भोपाली एक ब्रांड है जो ज़िला पंचायत को बिलोंग करता है, अगर हमने इसे परमानेंट स्ट्रक्चर दे दिया तो क्या इसे कोई चला पाएगा। मैंने कहा सर मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो उन्होंने और उस वक्त जो हमारे कलेक्टर थे उन्होंने मिलके ये पूरा स्टार्ट किया। सीएम सर आए थे इनॉग्रेट करने। और दीदी कैफ़े को भी आप सपोर्ट करते हैं? दीदी कैफ़े भी ज़िला पंचायत का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे सिर्फ महिलाएं बनाती हैं और वही सेल करती हैं। तो ये भी ज़िला पंचायत में स्टार्ट हुआ था और आइडिया ये था कि कोई सामान खरीदने आएगा तो वो कुछ खाना भी पसंद करेगा, तो सामान खरीद के वहीं पे खाना, वहीं बच्चों के लिए एक छोटा सा एरिया हो। तो हमने बाहर वाला एरिया एग्जीबिशन के लिए रखा हुआ है और अंदर जरी जरदोजी का काम होता है। तो कोई भी अगर आप बाहर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे तो उनको पता है भोपाल और जरी जरदोजी को वो कनेक्ट करता है, लेकिन ये ज़्यादातर सिटी में है, बहुत इंटीरियर में। लेकिन अब हम इसको बाहर लेकर अब ये 10 नंबर पर ऐसी जगह पर है जहाँ पर हर कोई भी जा सकता है, हर इंसान की एक्सेस है, हर सिटीजन कोई भी जा सकता है। तो वहाँ लाइव डेमो देते हैं? लाइव डेमो देते हैं। मैं बोलना चाहूँगी कि अभी सेंट्रल से टीम आई थी, निर्मला सीतारमन मैडम जो हमारी प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं सेंट्रल से, मैम ने वहाँ पे 22 मिनट्स विदाउट स्केड्यूल स्पेंड किया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या है। इन लोगों के आने से क्या होता है कि ये लोगों तक पहुंचता है और जो महिलाएं काम करती हैं उनका सामान बिकना थोड़ा और आसान हो जाता है। ड्यूरिंग द कोविड टाइम आप वो क्रेमेशन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहे, पर जिन लोगों ने चीज़ों को बहुत करीब से देखा उनमें से आप एक रहे हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप हाँ, वो बहुत टफ टाइम था, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम करना चाहते हैं वो हम अगर बहुत शिद्दत से सोचे ना तो ऊपर वाला आपको वो एक रास्ता दिखा देता है, बस आपको देखने की कमी रहती है। उस वक्त भी हम लोग मतलब एक हमारी टीम थी, तो वहाँ हम हॉस्पिटल जाते थे सुबह के नाश्ते के लिए। तो मेरा बेटा सामने बैठता था और बीच में पार्टीशन लगा हुआ था कार में, और पीछे मैं बैठती थी। मैं उतर के हॉस्पिटल्स में नाश्ता देने जाती थी। तो जब मैं हॉस्पिटल जाना शुरू किया मैंने, तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो डेथ हो रहे हैं उनको लेने के लिए भी लोग नहीं हैं। तो भदभदा विश्राम घाट में मैंने भाई से बात की। ममतेज भाई को सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। मैंने भाई को बोला कि मैं हॉस्पिटल्स में जा रही हूँ और इतने सारे डेथ हो रहे हैं। तो वो मुझे हमेशा बहन बुलाते हैं, बोले बहन एक बार आप यहाँ आके देखो। मैं गई, वो नज़ारा नहीं भूल सकती हूँ। गोदरेज की 7 अलमारियाँ एक पूरे सेक्शन में ऐसे थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ अस्थियाँ रखी थी। 7 अलमारियाँ। और ये ज़मीन है ना, जगह कम पड़ गई थी ज़मीन, मतलब वो नज़ारा पहला था जब मैं वहाँ एंटर हुई। ये ज़मीन में रख के बॉडी जलाई, आज भी वो गड्ढे हैं वहाँ पर। तो अब आप मुझे बताइए, मैं इतने डिटेल में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इतना कुछ देखने के बाद कौन पीछे बैठ सकता है। I lost my father-in-law. Like my father-in-law was COVID में was the biggest supporter for me social work में। और जब मैं पापा को लेके वहाँ गई, उस दिन 43 बॉडीज जल रही थी और पीछे से गेट है, उसमें इतनी लंबी कतार थी। और उस सिचुएशन में मैंने देखा, एक लड़की आई और कहती है कि मुझे फॉर्म भरना है। तो मैंने भाई को बुलाया कि ये बहुत परेशान दिख रही है, इसका जल्दी करा दो।
तो भाई ने उसको देखा, वो चौंक गए, बोले अभी तुम कल भी आई थी? हाँ, कल मैं पापा के लिए आई थी, अभी मैं अपने देवर के लिए आई हूँ। मतलब मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते, मैं भूल नहीं सकती। तो मुझे लगा कि क्या महिला और क्या पुरुष, इनको भी तो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो चीज़ ऐसे मेरे अंदर मतलब वो क्लिक किया, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। तो पूरा दिन का काम करके मी एंड माई हस्बैंड यूज्ड टू गो देयर, और फिर हम जो भी सेवा कर सकते थे हमने। एक सवाल और मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा आप भावनात्मक रूप से किससे जुड़ी हुई हैं? ओके चाचा जी हैं मेरे, उनसे। जिनसे आप सारी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं? हाँ, मतलब हम उनको बड़ो काकू बोलते हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर हुआ करती थी, बट आई लॉस्ट हर व्हेन शी वाज इन 7th। तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं ना कहीं मैं अपनी वो छोटी बेटी में उसकी शक्ल ढूंढती रहती हूँ। और पर उसके जाने के बाद मतलब अगर कोई संभाला है किसी ने हमारे पूरे परिवार को, तो मेरे चाचा जी हैं। आई एम सॉरी, आई नहीं नहीं, एक सवाल और, इस ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको रियलाइज हुआ कि व्हाट इज इट एंड यू जस्ट लाफ्ड एट इट एंड यू मूव अवे? मैं अभी सोशल वर्क से रिलेटेड बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा तो मुझे तब लगता है कि मीता काम कैसे कर रही हो, एनजीओ क्यों नहीं खोल लेती हो अपना। तो मुझे वाकई इस बात पे हमेशा से हंसी आती है कि एनजीओ खोलने की क्या ज़रूरत है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, पर हम जब गुलाम थे, हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, किसी के पास एनजीओ नहीं था। मैं उस लेवल पे तो काम नहीं कर रही हूँ, पर उनका एक ड्रॉप भी मैं कुछ कर पाऊँ सोसाइटी के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे बस ये लगता है कि आप अपनी सोच को फर्म रखो, प्योर रखो, क्लियर रखो। People are there, they will give you a lot of suggestions, listen to it, take the best। मेरे पापा बोलते हैं सब की बात सुनो, जो बेस्ट है ना उसको सिर्फ एब्जॉर्ब करो। दैट्स वंडरफुल। मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरा एक मैसेज है जो हर महिला को है कि महिला हमेशा सशक्त थी। वुमेन एम्पावरमेंट पे काम मत करिए, आप वुमेन को एम्पावर करिए। हर महिला के अंदर एक गुण होता है, उसको बाहर लेकर आइए, उसको कॉन्फिडेंस दीजिए। हम ही हैंड होल्ड करेंगे तो हम ही महिलाओं को एम्पावर करेंगे और उनको आगे लेकर आएंगे। और सोशल वर्क के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप घर से निकल जाइए और बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलेंगे जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं। विद दिस लास्ट नोट आई रियली वांट टू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना एनलाइटमेंट दिया, हमारे सारे दर्शकों ने आपको सुना और मुझे लगता है कि सभी ने अपना अपना टेक इसमें से लिया होगा। और आपकी सारी अच्छी बातें, सारे जो लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपने लेवल पर जो करना चाहते हैं, वो मीता जी से ज़रूर इंस्पायर होंगे और अपने लिए बेहतर कुछ कर पाएंगे और सोसाइटी के लिए बेस्ट दे पाएंगे। तो आज हम मिले मीता जी से और मुझे लगता है कि मीता जी से मिलने के बाद जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं उनको समझ में आ सकता है कि सोशल वर्क करना या सोसाइटी में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करने के लिए एक इंसान को बहुत मजबूत होना चाहिए। और वो अगर वो मजबूत है और अगर वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है तो मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप कंट्रीब्यूट कर पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।